नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में। और आज डेट है 2 जनवरी। द हिंदू में आज आपको कौन कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, चलिए उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। और कोट है, आप सफलता का सामना कैसे करते हैं यही तय करता है कि आप सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। और ये कथन है शार्लोट विंटन का। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शंस हैं ए दुबई, बी शारजाह, सी अबू धाबी या डी अल एन। और इस प्रश्न का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सही उत्तर दिया था, सी अबू धाबी। और इसके एक्सप्लेनेशन को आप हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी पहले न्यूज़ को। न्यूज़ है, टोबैको टैक्स रिजेस टू टेक इफेक्ट फ्रॉम फेब 1। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी से सरकारी नीतियों से संबंधित है, साथ ही आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। और अब न्यूज़ को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो सरकार ने घोषणा की है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2025 में तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की नई दरें लगाई गई हैं, निर्दिष्ट की गई हैं। और ये जो नई दर है वो 1 फरवरी से तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर टैक्स की नई व्यवस्था लागू होगी। और इसके लिए वित्त मंत्रालय ने अधिसूचनाएं जारी की हैं। ये बदलाव संसद के द्वारा हाल ही में पास किए गए कानूनों के आधार पर किया गया है और इसका असर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, जर्दा और पान मसाला जैसे सभी तंबाकू उत्पाद पर पड़ेगा। अब समझते हैं कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था तब राज्यों को डर था कि उन्हें टैक्स का नुकसान होगा और इसलिए केंद्र सरकार ने उन्हें मुआवजा देने के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाया था। ये उपकर पहले 5 साल के लिए था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे 2026 तक बढ़ाना पड़ा। अब जब राज्यों को दिया गया उधार लगभग चुका दिया गया है तो सरकार इस उपकर को खत्म कर रही है और 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर भी यह उपकर समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सरकार ने साफ कहा है कि तंबाकू उत्पादों पर टैक्स कम नहीं किया जाएगा बल्कि नई कर संरचना लाई जा रही है। इसका कारण ये है कि पिछले कई सालों में सिगरेट और तंबाकू की कीमतें लोगों की आय के मुकाबले ज्यादा नहीं बढ़ी, यानी लोगों के लिए तंबाकू अब भी आसानी से खरीदने लायक बना हुआ था। और यह स्थिति वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ है, जिनका कहना है कि तंबाकू की कीमतें इतनी बढ़नी चाहिए कि लोग इसका सेवन कम कर सकें। अब जीएसटी दरों को समझ लेते हैं। तो बीड़ी को पहले 28% जीएसटी स्लैब में रखा गया था, लेकिन अब इसे घटा करके 18% जीएसटी स्लैब में कर दिया गया है, क्योंकि बीड़ी का इस्तेमाल ज्यादातर गरीब और मजदूर वर्ग करता है। वहीं बाकी सभी तंबाकू उत्पादों को 40% जीएसटी स्लैब में रखा गया है ताकि इनका सेवन हतोत्साहित किया जा सके। सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2025 के तहत पान मसाला और तंबाकू इकाइयों पर नया उपकर लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि सामान्य टैक्स से मिलने वाला पैसा हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे जरूरी कामों के लिए पर्याप्त और स्थिर नहीं होता है, इसलिए एक अलग उपकर लगाया जा रहा है जिससे कि रक्षा तैयारी, आधुनिक उपकरण और सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए लगातार पैसा मिलता रहे। इसका मतलब यह है कि सरकार तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों से मिलने वाले पैसे को देश की सुरक्षा और स्वास्थ्य में लगाने की योजना बना रही है ताकि आम लोगों पर नए टैक्स का बोझ न पड़े। और इसी के साथ अब गुटखा, खैनी, जर्दा और चबाने वाले तंबाकू पर जीएसटी उस कीमत के आधार पर लगेगा जो पैकेट पर प्रिंटेड है और इससे टैक्स चोरी रुकेगी और सरकार को सही टैक्स मिलेगा। और इसी के साथ ये जो पूरा न्यूज़ है वो दिखाता है कि सरकार तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर 3 काम एक साथ करना चाहती है। पहला तो ये कि लोगों को तंबाकू से दूर करना, दूसरा ये कि टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और तीसरा स्वास्थ्य व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्थायी फंड तैयार करना। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, आर.के. श्रीकुमार रिसीव संगीत कलानिधि अवार्ड। तो ये न्यूज़ क्या है इसे भी हम समझ लेते हैं। तो आर.के. श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चेन्नई में प्रसिद्ध संस्था जिसका नाम है संगीत अकादमी के वार्षिक समारोह में प्रसिद्ध कर्नाटक वायलिन वादक आर.के. श्रीराम कुमार को संगीत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान यानी कि संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया, इसे सम्मानित किया गया। और आपको बता दें कि पुरस्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। यह पुरस्कार उन्हें प्रसिद्ध हिंदुस्तानी वायलिन वादक एन राजम ने प्रदान किया और इस अवसर पर एन राजम ने खास तौर पर संगीत के छात्रों को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण बातें कही। और संगीत अकादमी के अध्यक्ष एन मुरली ने यह बताया कि एन राजम ने बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदुस्तानी संगीत सीखने का फैसला किया था। जब उन्होंने पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की रिकॉर्डिंग सुनी, बाद में वह पंडित ठाकुर की शिष्या बनी। वे प्रसिद्ध कर्नाटक वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन की बहन भी हैं। हिंदुस्तानी संगीत में वायलिन को वास्तव में सहायक वाद्य यंत्र के रूप में नहीं माना जाता है। इसके अलावा उस प्रणाली में वाद्य यंत्र बजाने वाले वादक
राजा राम द्वारा अपनाई गई गायिका शैली से भिन्न शैली में सहायक वाद्य यंत्र बजाते थे और इस प्रकार उन्होंने हिंदुस्तानी वायलिन में गायकी शैली को लाने में अग्रणी भूमिका निभाई और उन्होंने संगीत सत्र की सफलता में योगदान देने वाले अपने सहयोगियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और स्काउट्स के सामूहिक प्रयास की भी सराहना की है। अब इसमें कुछ और लोगों को भी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो थविक वादक टी.आर. गोविंदराजन और संगीतकार श्यामला वेंकटेश्वरन को संगीत कला आचार्य पुरस्कार मिला। कथकली संगीतकार मदम्बी सुब्रमण्यम नंबूदरी और वीणा वादक युगलजिट्टी जयराज कृष्णन और जयश्री जयराज कृष्णन को टीटी पुरस्कार से सम्मानित किया, यानी कि इन तीनों लोगों को टीटी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ संगीतज्ञ पुरस्कार प्रोफेसर C.S. श्रीधर को दिया गया है। तो इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है अरुणाचल वेलकम्स फर्स्ट सनराइज विद डांस ऑफ डान। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश ने 1 जनवरी 2026 को भारत के पहले सूर्योदय का जश्न एक खास सांस्कृतिक प्रस्तुति यानी आलू प्रभातः भोर का नृत्य जिसे डांस ऑफ द डान के साथ मनाया। और ये आयोजन भारत के सबसे पूर्वी गांव डोंग गांव में जिला अंजौ अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और डोंग को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि यहीं भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं। यह कार्यक्रम पहले सूर्योदय महोत्सव का हिस्सा था जिसे भारत के पर्यटन विभाग ने आयोजित किया। और आपको बता दें कि ये जो महोत्सव है वो 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक चला। वही डांस ऑफ द डॉन सिर्फ एक नृत्य नहीं था बल्कि यह एक कलात्मक कहानी थी। इसमें अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी मेयोर और मिशमी समुदायों की संस्कृति को दिखाया गया है। इस प्रस्तुति में पारंपरिक मंत्र, लोकगीत, स्वदेशी वाद्य यंत्रों की लय और इन्हें समकालीन नृत्य और कविता के साथ जोड़ा गया। इसका उद्देश्य सूर्योदय की सुंदरता के साथ साथ डोंग घाटी और वहां रहने वाले लोगों की आत्मा और संस्कृति को सम्मान देना था। और इसी के साथ ये जो पूरी प्रस्तुति हुई उसमें पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता शिल्पिका बोरदोलोई और रंगमंच कलाकार सत्यकी डी कॉम्बुयान शामिल थे। कार्यक्रम का एक खास हिस्सा था सूर्योदय प्रतिज्ञा जो सांस्कृतिक सहयोग, एकता और साझा मूल्यों को दर्शाने के लिए की गई थी। अब ये जो पूरा कार्यक्रम है इसका मकसद दुनिया भर के लोगों, कलाकारों और समुदायों के एक साथ लाना था ताकि वे भारत के पहले सूर्योदय की इस अनोखे अनुभव को महसूस कर सकें। इसमें आशा, शांति और सद्भाव का संदेश दिया गया और इसका मकसद है स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करना, जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना। और इसी के साथ ये जो आपका टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी पर्यटन से भी इम्पोर्टेंट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है बुल्गारिया अडॉप्ट्स द यूरो नियरली 20 ईयर्स आफ्टर ज्वाइनिंग यूरोपियन यूनियन। तो न्यूज समझ लेते हैं। तो न्यूज यही है कि बुल्गारिया ने यूरो मुद्रा अपनाई है। तो यूरोप के देश बुल्गारिया ने अपनी पुरानी मुद्रा लीव को छोड़ करके यूरो को अपना लिया है। आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता दे दी है और ये बदलाव 1 जनवरी की आधी रात से लागू हुआ। इसके साथ ही बुल्गारिया जो है वो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बन गया। यह कदम बुल्गारिया के लिए इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि वह लगभग 20 साल पहले यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था और अब जाकर उसने यूरो को अपनाया है। अब बुल्गारिया अब अपनी राष्ट्रीय मुद्रा लीव जो कि 1881 से प्रचलन में थी इसको धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। आपको बता दें कि यूरो जोन उन यूरोपीय संघ देशों का समूह है जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाते हैं और जिनकी मौद्रिक नीति यूरोपीय सेंट्रल बैंक के द्वारा नियंत्रित होती है। इससे सदस्य देशों को मूल्य स्थिरता, कम ब्याज दरें, आसान व्यापार और निवेश जैसे लाभ मिलते हैं। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने बुल्गारिया का स्वागत करते हुए कहा कि यूरो केवल एक मुद्रा नहीं बल्कि यह साझा मूल्यों और सामूहिक ताकत का प्रतीक है। बुल्गारिया की लगातार आने वाली सरकारों का मानना था कि यूरो अपनाने से देश की कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, यूरोपीय संघ के बाकी देशों से व्यापार और निवेश बढ़ेगा और सबसे जरूरी बात इससे पश्चिम देशों से रिश्ते मजबूत होंगे और रूस के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव से दूरी बनाई जा सकेगी। और इसलिए सरकार इसे बुल्गारिया की यूरोपीय एकीकरण का एक जरूरी कदम मानती है। बुल्गारिया की जनता इस मुद्दे पर बटी हुई है। कई लोगों का डर है कि यूरो आने से महंगाई बढ़ सकती है, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं और पहले से चल रही राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। तो इस लिहाज से भी ये जो पूरी न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज को। न्यूज है TN रिवाइजेस रूल्स ऑन यूज ऑफ माइनिंग ऑपरेशन फंड्स।
ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 1 जियोग्राफी और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे समझ लेते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने खनन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है और इन बदलावों के तहत अब ये तय किया गया है कि खनन कंपनियों से मिलने वाला पैसा, जिसे खनिज फाउंडेशन निधि कहा जाता था, खनन से प्रभावित लोगों और उनके इलाकों के विकास में इस्तेमाल होना चाहिए। और ये पुराने नियम 2017 को बदलकर नए नियम 2025 लागू किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस नए नियम के तहत अगर कोई खनन पट्टा धारक अपने निधि में योगदान नहीं करता या नियम तोड़ता है तो उसे सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि देय राशि के बराबर एकमुश्त भुगतान और 12% ब्याज देना होगा। पहले नियम में 2 साल तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना था। अब जुर्माना ज्यादा कठोर हो गया और उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 50,000 रुपए तक अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और सभी खनिज रॉयल्टी और सिग्न्योरेज सीधे ट्रस्ट फंड में जमा होंगी। किसी भी रॉयल्टी या शुल्क को बिना निधि में योगदान के स्वीकार नहीं किया जाएगा। निधि का कम से कम 70% हिस्सा केवल सीधे प्रभावित क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा, जैसे पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और महिलाओं की कल्याण। हालांकि जिन जिलों में खनिज से सालाना 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक जमा होते हैं उन्हें एक बंदोबस्ती कोष बनाना होगा। इस कोष का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाएगा जहां खनन खत्म हो गया, ताकि वहां की आजीविका बनाए रखी जा सके। यानी जब खनन बंद हो जाए तो लोग बेरोजगार न हो और उन्हें रोजगार के अवसर मिलते रहें। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य ये है कि खनन से प्रभावित जो भी क्षेत्र हैं और लोग जो है सीधे लाभान्वित हो, ना कि पैसा कहीं और चला जाए। साथ ही खनन कंपनियों पर सख्त अनुशासन लगाया जाए ताकि नियमों का पालन जो है वो सुनिश्चित हो सके। और इसी के साथ ये नियम खनन के दुष्प्रभाव को कम करने और स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाने की दिशा में है। खनन से प्रभावित इलाकों में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे जरूरी कामों पर ध्यान दिया जाएगा। नियमों में कठोर जुर्माना और ब्याज डालने से कंपनियों को योगदान करने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब इसी के साथ बारी है आज के अभ्यास प्रश्न को देखने की। तो प्रश्न है, भारत के 2026 के पहले सूर्योदय का जश्न किस गांव में मनाया गया? आपके पास ऑप्शन है ए तवांग, बी डोंग, सी जोरहाट, डी मिनपा। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।